हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और वीडियो लेट बनाने के लिए सॉरी। आगे की वीडियोस में कंटिन्यूसली बनाती रहूँगी। सारी की सारी वीडियोस जो है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वाली वीडियो में हम जो हमारी यूनिट पेपर का सेकेंड यूनिट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वो हम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम जो कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का उसको हम समझेंगे कि कंसेप्ट क्या बोलता है। उसके बाद फिर इंडिया में किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया गया, वो प्रोसेस को लेकर के आया गया। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसके तहत फिर हम देखेंगे कि भारत में कैसे विकेंद्रीकरण को लागू किया गया है। ठीक है, चलो समझते हैं। जब पूरा हमें डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ जाएगा तो आराम से जो हमने टर्म्स लिखे हुए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रूरल एंड अर्बन, ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता ही है, इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पे रिपब्लिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों का शासन, है ना। लोगों का शासन से मतलब ये है कि वो खुद से रूल नहीं करते। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लोग अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो फिर पार्लियामेंट में उनके लिए उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते हैं। ये होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो फिर उसको उन सारे जो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में जो पॉलिसीज़ को बनाया, ठीक है, फिर उनको क्या करना पड़ता है? उनको आगे बढ़ाना पड़ता है, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, इसकी डिमांड भी जो है लोगों से ही आए, क्योंकि किसके लिए बन रही हैं पॉलिसीज़ और सारे प्रोग्राम्स? जनता के लिए बन रहे हैं, है ना। तो उसी के चलते डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को, विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, वो भारत में अपनाई गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, टू कैरी फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूनियन टू द सोल ऑफ इंडिया विच लाइज इन आवर विलेजेस, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड एट अर्बन एंड रूरल लेवल्स। अब यहाँ पे ये देखो, क्योंकि भारत क्या है, सबसे ज़्यादा आबादी भारत में कहाँ रहती है? गांव में रहती है। भारत जो है छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में डिवाइडेड है। ऐसा तो नहीं है कि भारत में जो है बड़े बड़े शहर भी हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है? गांव में है। ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ज़्यादा पॉलिसीज़ किन किन के लिए बनेंगी? जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं गांव में उनके लिए, जो लोग छोटे अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनेगी। तो इस पॉलिसी में कैसे उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स होने चाहिए, तो उनकी जिसके लिए पॉलिसी बन रही है वो लोग भी इस प्रोसेस में शामिल होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा फिर उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट उन लोगों तक पहुंचाने के लिए भी बात की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये जो प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन की, ये लागू की गई है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सोल ऑफ द इंडिया। सोल ऑफ इंडिया मतलब गांव में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं भारत के। ठीक है, इनिशिएटिव्स टू इंश्योर डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल्स वर मैंडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनली थ्रू द 73rd एंड 74 अमेंडमेंट एक्ट्स। इस प्रोसेस को, ताकि सब के सब सिटीजन्स जो हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हों और सब तक जो है सरकार अपनी पॉलिसीज़ को पहुंचा सके, उसके लिए हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम लेकर के आया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत, गांव में पंचायत, और छोटे शहरों में और अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ का गठन किया गया। ठीक है, नगर पालिका का और ग्राम पंचायतों का जो है गठन किया गया। ठीक है, उसके लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किए गए संविधान में, और यानी कि संविधान संशोधन किए गए, और उसके तहत फिर क्या किया गया? ये जो है ऐड किया गया कि भारत में गांव स्तर पर पंचायतें होंगी, और ये पंचायतें जो हैं कुछ हद तक स्वायत्त
उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया कि जो गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या कोई बड़ी भी समस्या है तो उसको सेंटर में बैठी हुई सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार को कैसे पता चलेगा कि किसी एक गांव में, इतना बड़ा देश है भारत, इतना विशाल देश है, इतनी डाइवर्सिटी है, जितनी ज़्यादा विभिन्नता उतने ही ज़्यादा फिर इंटरेस्ट भी होते हैं, है ना, अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी होती हैं। ठीक है, तो उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ज़रूरतें कौन सी हैं और उनको कैसे पूरा किया जाना है, ये बात पहुंचाने के लिए भी तो कोई चैनल होना चाहिए ना। तो इसी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और उसके तहत 73rd, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया, जिसके तहत गांव में पंचायतें और छोटे शहरों में या कस्बों में म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका का गठन किया गया। अब जो कंसेप्ट क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, हम अब कंसेप्ट को समझते हैं। क्या इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज बिटवीन द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, केंद्र, राज्य और लोकल। लोकल में हमारे दोनों पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, यानी कि जो हमारी डिसीजन लेने की पावर है, जो शक्तियां हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनको, यानी रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जो भी, जैसे सरकार जो है जो कर इकट्ठा करती है तो उन सब में या कौन सा कर लगाना है, तो कुछ हद तक 3 हिस्सों में ये शक्तियाँ होनी चाहिए। आप इसको यहाँ से समझिए कि जैसे हम अपनी फैमिली में देखते हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा डिसीजन कौन लेता है, आपके वहाँ पर भी मम्मी पापा होंगे। ठीक है, फिर आपसे ऊपर आपके बहन भाई होंगे, है ना, बड़े वाले, वो उनकी भी बातें सुन लेते हैं मम्मी पापा। लेकिन जो डेमोक्रेटिक अगर कोई फैमिली होगी तो उसमें क्या बोला जाएगा कि नहीं, बच्चों को भी किसी हद तक, कुछ हद तक ये फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने लिए खुद डिसीजन ले सके। जैसे कि आप लोगों को रेगुलर में पढ़ना है, या आप लोगों को एसओएल में पढ़ना है, या एनसी वेब में पढ़ना है, या किसी तरह से अगर ये डिसीजन आपने खुद से लिया है तो आप मान सकते हो कि वो फैमिली जो है डेमोक्रेटिक है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बाधाएं हो सकती हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है आपकी रेगुलर की जो है शिक्षा को जो है आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, डेली आप लोगों को आना जाना होता है, फीस भी होती है ना, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो हो सकता है कि वो बेयर ना कर सकें, वो लोग उस चीज़ को नहीं उठा सकते हैं, उस खर्चे को, इसीलिए आप लोगों को, तो सेम यही वाली चीज़ आप लोग क्या कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन हम पूरे देश पे भी लागू कर सकते हैं कि एक सेंटर की गवर्नमेंट है, फिर हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया। तो ये उसके फिर इन राज्यों में नीचे, राज्यों के अंदर जो गाँव हैं, ठीक है, फिर गाँव के ऊपर जो छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर जो है इसको 3 हिस्सों में जो है पावर्स को और जो रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सपोर्ट ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रास रूट क्या हो गया, बिल्कुल एकदम नीचे पे। तो नीचे पे कहाँ पे, गाँव से, है ना, गाँव से ऊपर होकर के शहरों में की तरफ होता है ना। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा गांव हैं, गांव के लोग हैं। जैसे महात्मा गांधी ने भी बोला है कि भारत जो है वो एक गांव का शहर है, सॉरी गांव का देश है। द बेसिक आइडिया इज़ टू ट्रांसफ़र द पावर्स इंजॉयड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट टू द कंसर्न्ड रीजनल और लोकल अथॉरिटीज़। इसका जो पीछे पूरा का पूरा जो विकेंद्रीकरण की जो प्रोसेस अपनाई गई है, उसके पीछे का मकसद क्या था, मकसद ये था कि जो पावर्स, जो शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं और जो शक्तियाँ राज्य सरकार के पास हैं, वो शक्तियाँ जो हमारा रीजनल लेवल है, जो क्षेत्रीय जो लेवल है, और जो हमारा लोकल स्थानीय लेवल है, उनको भी इन शक्तियों में हिस्सेदारी मिले। ठीक है, द सेंट्रलाइजेशन कैन बी सीन एज द अटेम्प्ट टू एनहेंस द नेशनल यूनिटी, while decentralization depicts the demands of diversity and the need to attend those।
मतलब सेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है, ताकि जो है यूनिटी बनी रहे, नेशनल यूनिटी बनी रहे ना, राष्ट्रीय एकता बनी रहे। और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है कि जो अलग अलग जो डिमांड्स आ रही हैं, जो मांगे आ रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, बहुत डाइवर्स है, बहुत भिन्न है, बहुत तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत ही यहाँ पर जो है अलग अलग तरह का डिवीज़न, आप लोगों को क्लास, कास्ट, रिलीजन, हर तरह से जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी है। और कितना ज़्यादा हर तरह, हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, उनके अलग रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, ठीक है। तो इन्हीं सब के हिसाब से फिर डिमांड भी आती हैं। तो उन सारी डिमांडों को देखते हुए ये जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन लाइज इन द फैक्ट दैट द ग्रेटर द पीपल्स पार्टिसिपेशन एट ग्रास रूट लेवल्स द बेटर एंड कंपिटेंट द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। इसके पीछे ये अपनाने का इसके क्या है, इसका कारण कि क्यों अपनाया गया है, ताकि जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, जितना ज़्यादा लोगों की भागीदारी रहेगी कोई भी पॉलिसी बनाने में, कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, उतना ही अच्छा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को के जो भी हमारे संस्थाएं हैं वो उतनी ज़्यादा और ज़्यादा सक्षम बनेंगी और बेहतर बनेंगी, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक कार्य हैं वो और बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डिवोल्यूशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इसी से मिलते जुलते हैं लेकिन अलग हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, डीकंसंट्रेशन क्या होता है, डीकंसंट्रेशन कैन बी डिफाइंड, सॉरी मैंने ये डिसेंट्रलाइजेशन बोल दिया, डीकंसंट्रेशन, डेलीगेशन, डिवोल्यूशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन से, विकेंद्रीकरण से मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। डीकंसंट्रेशन में क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज द शिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू द रीजनल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स by establishing field offices of region national departments and transferring some अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग टू रीजनल फील्ड स्टाफ। जो डीकंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेवारियां हैं, उनको सेंटर की जो मिनिस्ट्रीज हैं, केंद्रीय मंत्रालयों और जो विभाग हैं उनसे लेकर के जो क्षेत्रीय और लोकल प्रशासनिक स्तर पर उनको ट्रांसफ़र करना, उसके लिए जो है क्या करना, ऑफिसेज बनाना, फील्ड ऑफिसेज बनाना, ठीक है। नेशनल डिपार्टमेंट्स के, मान लीजिए कि जो नेशनल मिनिस्ट्री मान लेते हैं हम, किसी कोई एजुकेशन नेशनल मिनिस्ट्री मान लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो डिविजन्स हैं, अलग अलग जो गांव हैं, वहाँ पर जाकर, या छोटे कस्बे हैं, शहरों में जा कर के वहाँ पर उनके होम जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके ऑफिसेस खोल देना, ठीक है। फिर उसके थ्रू जो है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो पॉलिसी ला रही है उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना, ठीक है। उनका कुछ और उससे रिलेटेड फिर वहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग जो पावर्स भी दे देना कि आइए आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस तरह की शिक्षा चाहिए या कैसी होनी चाहिए शिक्षा नीति, ठीक है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इम्प्लीमेंट की गई है, इसमें भी बहुत सारे गाँवों, बहुत सारे छोटे शहरों, कस्बों के लोगों से, जो मेन जो भी एजुकेशन से संबंधित थे, उन लोगों से कंसर्न किया गया, उन लोगों से सलाह मशवरा किया गया कि कैसी होनी चाहिए हमारे देश में शिक्षा नीति। तभी ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए गए थे, ठीक है। समझ में आ गया डीकंसंट्रेशन का मतलब। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, डिवोल्यूशन एम्ड टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट्स बाय ग्रांटिंग देम द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट लोकल पॉलिसीज़। आराम से समझ में आ गया। डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको और शक्ति, स्ट्रेंथन
का मतलब उनको और सशक्त बनाना। बाय ग्रांटिंग दैम अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा करके, है ना, और उनके जो है नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके वहाँ पर, है ना, पब्लिक हेल्थ, ताकि इससे क्या हो सके, जो भी पब्लिक हेल्थ है उन उसको और बेहतर बनाया जा सके, और लोकल पॉलिसीज़ जो है नई पॉलिसीज़ लाई जा सकें और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, थ्रू डेलीगेशन national government shifted management authority for specific functions to semi-autonomous organization and state enterprises, regional planning and area development agencies and multi and single purpose devolution। डेलीगेशन में क्या होता है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है, जो अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कुछ काम जो है वो किसको दे देती है, जो वहाँ की छोटे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनको दे देती हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ के जो भी छोटी, और सेम बात वही है, डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को ट्रांसफ़र कर देना, किसी और को डेलीगेट कर देना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम को जो उससे नीचे वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डेलीगेट कर देती हैं कि ये लीजिए, आप ये वाला काम आप हमारे बिहाफ पर करेंगे। ठीक है, ये होता है डेलीगेशन। अब बच्चों इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की विशेषताएं हम देख सकते हैं। इट इज़ अ बोथ फिलोसफी एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विच सिक्स टू डिसेंटर द पावर फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल सेंटर्स टू फार फ्लंग एरियाज विद अ व्यू टू एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। अब देखिए इसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, पहले क्या होता था कि सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास रहती थी, एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास रहती थी। जैसे हम लोगों ने पहले मोनार्की पढ़ा, राजतंत्र पढ़ा, है ना, वहाँ पर भी क्या होता था, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता था, राजा होता था। राजा के बाद फिर क्या होता था, जो उनके मंत्री वगैरह होते थे, है ना, सारे डिसीजंस वही लेते थे, सारी पॉलिसीज़ वही बनाते थे, और उनको फिर जनता में जो है ऐसे ही लागू कर दिया जाता था, जनता की कोई सुनी ही नहीं जाती थी। सेम ऐसा ही ब्रिटिश काल में भी यही होता था कि ब्रिटिशर्स जो मर्जी चाहे अपनी पॉलिसीज़ बना लेते थे, जैसा उनको अच्छा लगता था, और फिर उनको इम्प्लीमेंट कर देते थे। इसीलिए तो उनको यहाँ से हमें आज़ादी चाहिए थी कि जनता के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था, वो अपने हितों के हिसाब से पॉलिसी बना रहे थे, जनता के हितों के हिसाब से तो पॉलिसी वो बना नहीं रहे थे। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा विशेषता यही है कि इसमें पावर्स को जो है वो क्या किया गया है, ट्रेडिशनल जो मैंने अभी बताए कि परंपरागत रूप से क्या होता था, राजा के पास या राजा के मंत्रियों के पास या अंग्रेजों के टाइम पे भी उनका जो गवर्नर जनरल होता था उसके पास सारी शक्तियाँ होती थी। ठीक है, autonomy forms the heart of decentralization and yardstick to measure the nature of decentralization। सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन का अगर दिल किसी को बोलेंगे तो वो क्या है, ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वायत्तता, उनको अपने लिए पॉलिसी बनाने की स्वतंत्रता, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होने की, उनको अपने लिए क्या सही है ये सोचने की स्वायत्तता प्रोवाइड करना, और उन पॉलिसीज़ को कैसे उनको लागू करना है। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार कोई कानून बना रहा है और फिर उनको ज़बरदस्ती उसमें लागू कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी सबसे बड़ी इसकी एक विशेषता है। डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ नो फिक्स्ड आइडियोलॉजिकल सेंचुरी, इट इज़ इन फैक्ट यूज्ड बाय द बोथ द लेफ्ट एंड द राइट फॉर जस्टिफाइंग देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। इसमें क्या है भाई, इसमें ये है कि इसमें कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन चाहे लेफ़्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हो या राइट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हो, आइडियोलॉजी चाहे कोई भी फॉलो करता हो, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन को हर कोई सही मानता है कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन इज एक्टिविटी एडवोकेटिंग फॉर लोकलाइजेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन फॉर डेवलपमेंट। अब ये एक और जो अभी आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं, वैश्वीकरण के युग में हम रह रहे हैं। वैश्वीकरण में क्या है कि जहाँ पे एक देश दूसरे देश से जुड़ गया है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है एक परिवार के जैसे हो गया है। आज
किसी दूसरे देश में कोई घटना हो रही होती है हमें पता चल जाता है, हमारे यहाँ पर जो कोई घटना होती है तो वो दूसरे देशों को पता चलती है। और सिर्फ पता ही नहीं, अगर कुछ ज़्यादा वैसी घटना हो जाती है तो उससे प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई आर्थिक रूप से हम देखेंगे और जो है लोगों का सोशल मीडिया और इन सब के तहत भी जो है लोग आपस में जो है जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो जो देश आपस में जुड़ रहे हैं, तो जो देशों के अंदर जो गांव हैं, जो छोटे कस्बे हैं, जो शहर हैं, वो भी इस प्रोसेस से जुड़े। ठीक है। Decentralization facilitates people's participation by creating new institutional space beyond the center, thereby ensures further deepening of democracy. अब क्या है, इस डिसेंट्रलाइजेशन लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है तो उनको भाई कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना पार्टिसिपेशन के लिए, तो नए नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं नए नए संस्थाएं खुल रही हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन संस्थाओं में भागीदारी अपनी जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई किसान है तो वो किसान यूनियन से जुड़ रहे हैं, मजदूर है तो मजदूर यूनियन से जुड़ रहे हैं। अलग अलग ये क्या बोलते हैं, इनको हम प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स के तहत जो है वो अपने किसी लीडर को चुनते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो, ऐसा है ना, देखो अब सारे के सारे किसान जा करके तो सरकार से बात नहीं करेंगे, किसान भी अपना एक लीडर चुन लेंगे, वो लीडर उनको जा करके सरकार से बात करेगा कि किसानों की ये मांगे हैं, है ना, और या मजदूरों की ये मांगे हैं, या कोई भी और ग्रुप हो सकता है, कोई भी और कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है। Decentralization build confidence among local communities to govern their own affairs, thus creates a sense of responsibility in local decision making agencies with more or less independent existence एंड पावर्स। इससे क्या हो रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, उन्हें भी लग रहा है कि हम भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जो है थोप दी जा रही हैं चीज़ें, जो उनके जो सरकार के जो निर्णय हैं एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर किसी को जो है डेमोक्रेसी है तो वोट डालने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो रहा है। जब वो अपना पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है, रिप्रेजेंटेटिव वो किसको चुनेगा, जो उसको सही लगेगा। हाँ, मेरा ये हित है, मेरे को जो है ये वाली पार्टी जो है ऐसा बोल रही है, ये वाली पार्टी अगर पावर में आएगी तो मेरे हित को पूरा करेगी तो मैं इसको वोट दूंगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है शामिल हो रहा है। The basic idea of decentralization is to share the decision-making authority with lower levels in organizations, thereby improving their efficiency, effectiveness and responsiveness. इससे क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, जो प्रशासनिक कार्य हैं वो और भी एफिशिएंसी के साथ बेहतर तरीके से, इफ़ेक्टिवनेस बहुत बेहतर और रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी उन पे काम हो रहा है, जो काम करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो तेज हुई है। ठीक है, तेज हुई है, सही हुई है, सक्षम हुई है, बेहतर हुई है। ठीक है, अब इसकी जो है सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या इम्पोर्टेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना चाहिए। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो आप खुद से सोच के देखिए कि जब सेंट्रलाइजेशन था तो कैसा समाज था, अब डिसेंट्रलाइजेशन है तो कैसा समाज है। लोगों को उनके हिसाब से जीने की आज़ादी मिली है, उनके हिसाब से रहने की आज़ादी मिली है। ठीक है, इट इंश्योर्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल ऑन गवर्नेंस व्हेन द powers of central and state governments are decentralized to the lower levels like districts, blocks and villages. ठीक है, बहुत इजी है। उससे क्या हुआ है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूती मिली है और ज़्यादा ताकत मिली है, जो शक्तियों का जो है विभाजन करके या शक्तियों को जो स्थानीय शासन है वहाँ तक पहुँचा करके। ठीक है, इट मेक्स द डेमोक्रेसी representative, accountable and responsive in true manner.
इसी के तहत, विकेंद्रीकरण के तहत ही जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ज़्यादा प्रतिनिधियात्मक और अकाउंटेबल, जवाबदेह और रिस्पॉन्सिव बना है। ठीक है। डाइवर्स एंड हेट्रोजेनियस सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत की इतनी विभिन्न, इतनी अलग जो समाज है, उसके चलते, उसके मद्देनज़र विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़रूरी है। विकेंद्रीकरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें शामिल हो सकें। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, यानी कि किस किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। सबसे बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सेटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अलग अलग तरह की राजनीतिक जो भी सेटअप होते हैं, अलग अलग जो भी कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, तरीके होते हैं, उसके आधार पर जो है विकेंद्रीकरण को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन occurs when the decision making powers are transferred from a higher level of political authority or the government to a lower level. It also ensures that the institutions assigned for local governance are mandated by the local people. The 73rd and 74th constitutional amendments for setting up the rural and urban governance system in India is a form of the political decentralization. अब क्या है, जो सबसे पहली प्रकार का क्या होता है? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, जिसमें पॉलिटिकल क्या होता है? इट्स अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो राजनीति है वो एक प्रक्रिया है। ठीक है। तो राजनीतिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा? प्रक्रिया किस बारे में? निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय किस बारे में? अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरह से हम लोगों को ये जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आपस में उनका बंटवारा करना है, कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमें चलाना है ना। इस बारे में होती है राजनीति। इसी को हम राजनीति बोलते हैं। ठीक है। और राजनीति ऐसा नहीं है सिर्फ राज्य से ही संबंधित है, वो घर में भी हो सकती है। घर में भी जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो एक तरह की पॉलिटिक्स ही होती है। ठीक है। वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस ही होती है। पॉलिटिकल क्या है? एक प्रोसेस है किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया कि किस तरह से निर्णय लेने की जो शक्तियाँ हैं उनका ट्रांसफ़र किया गया, उनको सेंटर से ले कर के ट्रांसफ़र किया गया लोकल जो बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनमें। ठीक है। इसके तहत 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किया गया है भारत में। ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। दूसरी टाइप का जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। मींस द डेलीगेशन ऑफ सम of the power and functions of a politically independent unit to its subordinate units with the organization which may be either territorial or functional. Administrative decentralization मतलब जैसे मैंने अभी समझाया था ना कि एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने अलग कुछ ऑफिस खोल दे किसी क्षेत्र में, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है अपना कुछ काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम या उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों को बोलेगी। फिर राज्य किसको बोलेगी? जो उसके क्षेत्रीय जो भी जो ऑफिसेज हैं उनको बोलेंगे। फिर जो गांव के स्तर पर जो ऑफिसेज हैं उनको बोलेंगे। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम करने वाला जो काम है उसका अगर हम विकेंद्रीकरण कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। फिर है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन involves the devolution of financial power to lower levels of governance. The power to collect and generate taxes revenues within
their administrative units, also enables the units to fulfill their basic requirements and few responsibilities with the income generated rather than completely relying on the state and central governments for the funds। जैसा कि फिस्कल में क्या हो गया, फाइनेंशियल विकेंद्रीकरण या फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण, हिंदी में इसको हम बोलेंगे। वित्तीय विकेंद्रीकरण में क्या मतलब हुआ इसका, कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको भी वहाँ पर अपनी आमदनी, अपनी इनकम जनरेट करने के कुछ साधन दिए जाएं, ताकि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है और जो राज्य सरकार है, उन पे उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, उन पे उनकी निर्भरता ख़त्म हो जाए। जैसे कि गांव में या जो भी है, हालांकि जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से उन्हें फंड मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो भी ऐसा ना हो कि उन्हें बार बार उनसे मांगने जाना पड़े। तो उनको भी कुछ स्वायत्ता दी गई है कि आप ऐसा कीजिए, आप कुछ टैक्स आप लगा लीजिए और वो टैक्स का जो पैसा आएगा, जो भी टैक्स लगता है पूरे भारत में वो जमा होता है, हम सबको पता है। जैसे जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर के जमा होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर के जमा होता है। फिर जो पैसा सारा का सारा, जो भी रेवेन्यू जो टैक्स से इकट्ठा किया, वो एक जगह पे जाकर के, जब हमने बजट में पढ़ा था ना, एक जगह पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर बजट बनता है, बजट में फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को, अलग अलग राज्यों को जो है एलोकेट किया जाता है, उसकी के आधार पर, उन्हीं पर के आधार पर जिस क्षेत्र में उन्हें काम करना है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उन्हें बार बार राज्यों से मांगना पड़े और केंद्र सरकार से मांगना पड़े। तो उनको जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको भी कुछ स्वायत्ता दे गई है कि जाइए आप लोग कुछ कर खुद से लगा सकते हो, कुछ कर इकट्ठा कर सकते हो और इसको अपनी मर्जी से ही, अपने हिसाब से आप खर्च भी कर सकते हो। ठीक है, ये तीसरी तरह का जो है क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन। और चौथे तरह का डिसेंट्रलाइजेशन है वो फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। कार्यों पर आधारित, फंक्शंस क्या होते हैं, कार्यों पर आधारित विकेंद्रीकरण। ठीक है, कि कुछ कार्य उनको दे दिए गए हैं कि ये कार्य जो हैं हम नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेंगी, ये कार्य आप लोगों को ही करने हैं। हम आपको ही इन कार्यों को करने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज असाइंड फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ काम दे दिए जाते हैं कि आप ये काम आपको करने हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर इंस्टेंस in the 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 29 फंक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 29 ऐसे काम दिए गए हैं कि ये काम आपको ही करने हैं, पंचायतों को ही करने हैं। और 18 काम ऐसे हैं जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यानी कि म्यूनिसिपालिटीज़ हैं, उनको करने के लिए दिए गए हैं। और ये कार्यों का वर्णन कहाँ किया गया है, 11वीं और 12वीं शेड्यूल जो हैं, सूचियाँ जो हैं उसमें। और ये सूचियाँ भारत में के संविधान में मेंशन है। ठीक है, ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हम लोगों ने समझा। अब ये जो हम फंक्शंस यहाँ पे बता रहे हैं ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़, ये क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या आती हैं, और ये जो 29 फंक्शंस बताए गए हैं इनकी क्या क्या, ये कौन कौन से हैं, और ये कैसे इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली हुई है, कैसे इनको ये डिसीजन मेकिंग इनको पावर मिली हुई है, इन सब को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। ये वीडियो पूरी देखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।